इन्हेंस्ड, ई आर डी क्या है, डबल ई आर डी, इन्हेंस्ड या एक्सटेंडेड दोनों भी वर्ड यूज करते हैं। इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सेमेंटिक कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। सेमेंटिक्स क्या होती है, एक तो मैंने बताई थी, एक सिंटैक्स होती है और दूसरी सेमेंटिक्स होती है। सिंटैक्स होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, क्या उसका मतलब क्या वर्ड का, और सेमेंटिक्स होती है मीनिंग्स, और मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं और वो मीनिंग चेंज हो जाती हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ। कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दें तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी उसकी कि अगर आपके हाथ में रिवॉल्वर है और मैं कहूँ शूट मी, तो इसका मतलब है मुझे गोली मारो। और अगर आपके हाथ में कैमरा है और मैं बोलूँ शूट मी, तो इसका मतलब क्या है, मेरी फ़ोटो खींचो। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गई आपके इन्वायरमेंट से, सेंटेंस से में, लेकिन मीनिंग चेंज हो गई। तो इसी तरह से सेमेंटिक कॉन्सेप्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ओरिजिनल ERD मॉडल एंड कॉल्ड इनहैंस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। Examples of additional concept of ER model is called specialization and generalization। अब इसमें वो ऊप वाले concept जो हम कहते हैं ना कि एप्पल, बनाना, मैंगो, इनको जनरलाइज में क्या कहेंगे, फ्रूट्स। और जनरलाइज पे चले जाएं तो क्या बोलेंगे, फूड। और जनरलाइज चले जाएं तो बोलेंगे क्या है, आइटम, लिविंग थिंग, आइटम, एनी आइटम। मतलब आइटम की दो कैटेगरी बनाता हूं मैं, एक कहता हूं आइटम FI फूड आइटम, और दूसरे है NFI नॉन फूड आइटम। ठीक है, फूड आइटम की फिर फर्दर कैटेगरी बनाएंगे तो बोलेंगे कि क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है, फिर फ्रूट्स की कैटेगरी बनाएंगे तो फिर बोलेंगे आप बनाना, मैंगो, एप्पल। फिर उसकी अगर आप कैटेगरी बनाएंगे तो बोलेंगे गोल्डन एप्पल। ठीक है, और अगर मैंगो में जाएंगे बोलेंगे सिंदड़ी, चौसा, लंगड़ा। ठीक है, सो यू स्पेशलाइज इट, क्लियर। तो मोर स्पेशलाइज वर्जन, आपके हाथ में मैंगो है, वो चौसा है, यू हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एटलीस्ट आप दूर से देख के कह सकते हैं बच्चों को दिस इज ए मैंगो। ये सेमेंटिक्स है ना, कि आप किस लेवल पे जाके एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि हमारे पास फैकल्टी है, स्टाफ है, जब मैं डेटाबेस में स्टोर करूँगा HR के में, तो क्या मैं इनके दो टेबल बनाऊँ, एक स्टाफ का और एक फैकल्टी का, इज इट? या मैं एक टेबल बनाऊँ और उसमें एट्रीब्यूट रख दूँ, और उस एट्रीब्यूट में क्या होगा, डोमेन, मैनेजमेंट और फैकल्टी। तो दो एंटिटी बनाना सही है या दो एट्रीब्यूट ऐड करना सही है? तो लॉजिक ये हुई, एट्रीब्यूट ऐड करना सही। एंटिटी तो एक ही है, एंटिटी क्या है, पर्सन है, एम्प्लॉय है। एंटिटी का नाम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को हम फर्दर फिर कैटेगराइज करेंगे, एडमिन है, स्टाफ एंड फैकल्टी। ठीक है, इसी तरह से हम जब बनाएंगे स्टूडेंट का टेबल, तो हम बनाएंगे स्टूडेंट का टेबल, ना कि हम बनाएंगे BS का स्टूडेंट, MS का स्टूडेंट, EE का स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं बनाएंगे ना, टेबल एक ही बनाएंगे। उस टेबल के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में लेनी होती है वो सारी एक साथ ले लेंगे, फिर उसको कैटेगराइज कर लेंगे हम एट्रीब्यूट्स के ज़रिए कि ये BS का है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, BS, EE बिजनेस, इसका प्रोग्राम क्या है, MS, BS, PhD। समझ में आ रही है बात? तो वो दो एट्रीब्यूट आपके पूरे डेटा को क्या करेंगे, रिफाइन। बाकी सारी चीज़ें तो हर चीज़ सेम लेंगे आप, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर आप दो एंटिटी बना रहे हैं तो गलत कर रहे होंगे, क्लियर। तो डिपेंड करता है डेटाबेस डिज़ाइन में कितना अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे आप। इन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जनरलाइजेशन, तो जब टॉप की क्लास होती है वो क्या कहलाएगी, सुपर क्लास। एन एंटिटी टाइप दैट इंक्लूड वन और मोर डिस्टिंक्ट सब ग्रुपिंग ऑफ इट्स ऑकरेंस इज कॉल्ड सुपर क्लास। फिर दूसरी होती है हमारे पास सब क्लास, दैट इज डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाते जाऊँगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हमने भी यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो HOD हो, चाहे वो एक माली है, चाहे वो पियान है, तमाम के तमाम लोगों की एक एम्प्लॉय ID है। एम्प्लॉय ID से वो आइडेंटिफाई होते हैं, उनका नाम,
उनका एड्रेस, उनके नंबर ऑफ किड्स और नंबर सैलरी व्हाट्स एवर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द एम्प्लॉय टेबल। फिर हमने उस एम्प्लॉय टेबल के 2 सब टेबल बनाए हैं। उसकी जो डिटेल है पर्सनल डिटेल वो एम्प्लॉय टेबल में ही रहेगी, लेकिन उसके 2 सब टेबल बनाएंगे और उसमें रखेंगे हम, इसमें एक में स्टाफ और दूसरों को फैकल्टी। फैकल्टी के जो टेबल में है उसमें सिर्फ फैकल्टी के क्या आएगी, एक आईडी आएगी, एम्प्लॉय आईडी वहीं से आएगी एम्प्लॉय के टेबल से। एक नई आईडी हम जनरेट करेंगे यहाँ पर, उसका नाम होगा INS, इंस्ट्रक्टर आईडी। आपने देखा होगा मैं जब CMS में लॉगिन करता हूँ तो INS देता हूँ। ये INS मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब मुझे सैलरी देता है तो वो एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट देता है, INS के अगेंस्ट नहीं देता। समझ में आ रही है बात? वो किसके अगेंस्ट देगा? एम्प्लॉय आईडी में। मेरी सैलरी जाएगी बैंक में, बैंक वालों को एम्प्लॉय आईडी पता है, INS आईडी नहीं है। इसी तरह से एडमिन में जो काम करता है उसकी आईडी है ADM, मेरी INS है 0403, उनकी एडमिन होगी ADM, जो भी उसके साथ आपका नंबर बनेगा। तो ये 2 अलग टेबल बन गए जो कि सब टेबल हैं किसके, एम्प्लॉय के। इन सब टेबल में हम कौन सी इंफॉर्मेशन रखेंगे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऊपर वाले टेबल में नहीं है। ऊपर वाले टेबल में क्या है, नाम है, फादर नेम है, एड्रेस है, ये सबका रखना है हमें। फैकल्टी वाले टेबल में क्या होगी, फैकल्टी का डिपार्टमेंट, फैकल्टी का कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन, PhD किसमें की, MS किसमें की, ये डिटेल कहाँ रखेंगे, फैकल्टी के टेबल में, ताकि उसको अकॉर्डिंगली उसका कोर्स असाइन कर सकें। एडमिन किस डिपार्टमेंट में है, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या उसकी एक्सपीरियंस है, उस लिहाज से उसको काम असाइन करेंगे। भाई तुम लाइब्रेरियन बन जाओ, तुम ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, उसके एक्सपीरियंस की बेसिस पे, उसकी चीज़ों की बेसिस, वो चीज़ें हम रखेंगे किसमें, एडमिन के टेबल में। उसका ड्यूटी आवर्स क्या है, उसका टीचिंग लोड क्या है, उसकी बाकी चीज़ें क्या है, ये अकॉर्डिंगली हम नीचे टेबल में रखेंगे। तो हमने 2 तरह की क्लासेस बना दी, सुपर क्लास और सब क्लास। क्लियर हो गया? अब सुपर क्लास और सब क्लास में रिलेशनशिप क्या होगा, 1 to 1 भी हो सकता है और 1 to मैनी भी हो सकता है। अब आते हैं सुपर क्लास और सब क्लास के रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करते हैं। सब क्लास में कंटेन ओवरलैपिंग और डिस्टिंक्ट सब क्लास, ओवरलैपिंग एंड डिस्टिंक्ट सब क्लास। नॉट ऑल मेंबर ऑफ सुपर क्लास नीड टू बी ए मेंबर ऑफ सब क्लास। ऐसा भी होता है, तमाम के तमाम जो नॉट ऑल मेंबर ऑफ सुपर क्लास नीड टू बी ए मेंबर ऑफ सब क्लास। कुछ सुपर क्लास के मेंबर होंगे और सब क्लास के मेंबर नहीं होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना एडमिन में आते ना स्टाफ में आते, बस वो एम्प्लॉय है, ठीक है। वो क्या होंगे, सिर्फ सुपर क्लास में होंगे, उसके बाकी एट्रीब्यूट के देने की ज़रूरत नहीं, तो वो वहीं पे रहेंगे। बाकी कुछ लोग हैं नीचे आएंगे, नीचे वाले एट्रीब्यूट्स में आएंगे। तो इस तरह से आपकी चीज़ें डिवाइड होती जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे चले एक पॉइंट रेस किया तो उस पॉइंट को समझाता चलो। मैंने कहा सुपर क्लास में कंटेन ओवरलैपिंग और डिस्टिंक्ट सब क्लास। अब ओवरलैपिंग और डिस्टिंक्ट को समझ लें। ओवरलैपिंग क्या है कि वो दोनों सब क्लासेस में आ रहा हो। सब क्लासेस में एम्प्लॉय की क्लास 2 हैं, एक एडमिन और दूसरी फैकल्टी। अब कोई ऐसा पर्सन होगा जो एडमिन में भी आ रहा होगा, फैकल्टी में भी आ रहा होगा। इज इट यस और नो? कौन? HOD। HOD की जो पोजीशन है वो क्या है, एडमिन की है, एडमिनिस्ट्रेटर है वो, लेकिन टीचर भी है। तो वो ओवरलैपिंग हो गया। उसके कुछ उसके इख्तियारात क्या हैं, एडमिन के हैं। फाइनेंस साइन कराना, नोट शीट अप्रूव कराना, ये करना वो करना, सिग्नेचर्स आते हैं, तो एडमिन में काउंट होगा। मीटिंग्स उसको अटेंड करनी होंगी, लेकिन कोर्सेज भी पढ़ाएगा। तो कुछ कोर्सेज हम कम कर देते हैं, कुछ एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। यूनिवर्सिटी की हायरार्की में हमारे पास 1/3 का लोड है। 3 कोर्सेज पढ़ाने होते हैं एक प्रोफेसर को। अगर वो HOD बन जाता है तो उसको 2 कोर्सेज पढ़ाने होते हैं। एक कोर्स की जगह वो क्या करेगा, एडमिन का काम करेगा। प्रोवोस्ट है, 2 कोर्सेज पढ़ाएगा, एक कोर्स क्या करेगा, एडमिन का काम करेगा। डायरेक्टर IT है, 2 कोर्स पढ़ाएगा, एक कोर्स एडमिन। तो क्या हो गया, ओवरलैपिंग। फिर दूसरे में आ जाए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि वो प्रोफेसर या टीचर्स जो सिर्फ टीचिंग करते हैं, कोई एडमिन का काम नहीं करते, या वो एडमिन जो सिर्फ एडमिन करते हैं, कोई टीचिंग का काम नहीं करते। ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट सब क्लासेस। तो आपकी सब क्लासेस जो है डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं और ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। माली की बात कर लें, माली कोई क्लास नहीं लेगा, फिर माली का काम करेगा, तो वो उस सब क्लास से बिलोंग करेगा। क्लियर है?
एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, एन एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एंटिटी इज अ सब क्लास रिप्रेजेंट सम रियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स as a superclass and may possess subclass specific attribute as well as those associated with superclass। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डेटा तो मैं एम्प्लॉय हूँ ना, तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट में मेरे नेम फादर नेम आ चुका है। मैं इंस्ट्रक्टर के टेबल में ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इंस्ट्रक्टर के टेबल में इम्प्लिसिटली वो चीज़ें आ जाएंगी, इनहेरिटेड है। कैसे ले लूँगा? मैच करूँगा एम्प्लॉय आईडी। मेरे इंस्ट्रक्टर के टेबल में इंस्ट्रक्टर आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों होंगे। एम्प्लॉय आईडी से मैं वहाँ से डेटा उठा लूँगा ऊपर से, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम समझेंगे क्या है? इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड चीज़ें होंगी। लेकिन वो इनहेरिटेड आएंगी नहीं, लेकिन उसको क्या करेंगे? हम कॉल करेंगे। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए हैं कि जब आप पेरेंट क्लास बना के आते हैं उसमें कुछ फंक्शन बनाते हैं, चाइल्ड क्लास बनाते हैं उसमें कुछ फंक्शन और बनाते हैं। आपने ABC फंक्शन बनाया पेरेंट क्लास में, EFG बनाया चाइल्ड क्लास में, लेकिन जब आप ए फंक्शन कॉल करेंगे तो किसका कॉल होगा? पेरेंट का होगा। वो पेरेंट में, चाइल्ड में बनेगा नहीं, लेकिन कॉल हो जाएगा। उसको ये पता है कि ये कॉलेबल है, दिस फंक्शन इज कॉलेबल। इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक हो गया? तो इसी तरह से आप कह रहे हैं कि सुपर क्लास के अंदर, रियल वर्ड के अंदर बनाते हैं बजेज सब क्लास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। सिर्फ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट किस में डालेंगे? सब क्लास में डालेंगे। जो जनरलाइज एट्रीब्यूट है वो सारे के सारे सुपर क्लास में आ जाएंगे, दोज एसोसिएटेड विद सुपर क्लास। स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एंटिटी बाय आइडेंटिफाइंग देयर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द एंटिटीज आइडेंटिफाइंग देयर कॉमन एट्रीब्यूट। जनरलाइजेशन में हम कॉमन एट्रीब्यूट कलेक्ट करके जनरलाइज एंटिटी बनाते हैं, और स्पेशलाइजेशन के अंदर हम वो एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करते हैं जो दोनों को मुख्तलिफ साबित करते हैं। डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट जो ए में हो सकते हैं, बी में नहीं हो सकते, जो बी में हो सकते हैं, ए में नहीं हो सकते, वो एट्रीब्यूट हम निकालते हैं और वो किस में लिखेंगे? सब क्लासेस में। और वो एट्रीब्यूट जो दोनों में कॉमन है वो कहाँ रखेंगे? पेरेंट क्लासेस में या सुपर क्लासेस में। क्लियर? इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। अब एक एग्जांपल करा देता हूँ। ऑल स्टाफ रिलेशन होल्डिंग द डिटेल ऑफ ऑल स्टाफ। ये आ गया टेबल, इसमें क्या आ रही है? ऑल स्टाफ। और स्टाफ क्या है? स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन एंड सैलरी। ये एट्रीब्यूट क्या है? कॉमन है किसके? तमाम स्टाफ के। तो हम कहेंगे एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी फॉर ऑल स्टाफ। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट होंगे जो कुछ स्टाफ के साथ बिलोंग करेंगे, दूसरे स्टाफ के साथ बिलोंग नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे मैनेजर है, फर्स्ट वन इज है पोजीशन इज है मैनेजर। मैनेजर की ऐसा नहीं होता कि मैनेजर कोई लाइफ टाइम मैनेजर होता है, हमेशा नहीं होता। आपने देखा होगा हायरार्की के अंदर, पहले HOD फलान था, अब HOD ये हो गया, अब HOD वो बन गया, अब कोऑर्डिनेटर ये था वो बन गया, चेंज होते रहते हैं, ड्यूरेशन होता है इनका एक। तो उसमें डालते हैं हम इसकी स्टार्ट डेट और अलाउंसेस। जो एडिशनल काम करता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उसके ऊपर उसको एक तो स्टार्ट डेट होती है, कब से स्टार्ट हुआ, ख़त्म होगा तो एंड आउट हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो जब लिखेंगे जब हम उसका रिकॉर्ड चेंज करेंगे। लेकिन इसकी क्या होगी? कब से है स्टार्ट डेट। और दूसरा क्या है? बोनस। इसी तरह अगर कोई असिस्टेंट है, सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर का क्या होगा? सेल्स एरिया। उसका कोई स्टार्ट डेट और बोनस नहीं होता, क्या होगा उसका? सेल्स एरिया। और वो सेल्स करने के लिए जाएगा जब एरिया में, इलाके में, तो उसको क्या देंगे? कार अलाउंस, वो अलग से देंगे 5000। ठीक है, इसके 2000 थे मैनेजिंग के और इसके 5000 है कार अलाउंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखें एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं। अब तीसरी जनाब रॉबर्ट चिन है, अकॉर्डिंगली क्या है? उसका एरिया है और कार अलाउंस है, लेकिन इसका कार अलाउंस कम है, जूनियर होगा। फिर जी एक असिस्टेंट है जो सेक्रेटरी है, शी इज अ सेक्रेटरी, और वही क्या है? टाइपिंग स्पीड। इसका ना कार अलाउंस है, ना सेल्स एरिया है, ना इसका स्टार्टिंग डेट है, ना बोनस है, क्या है? टाइपिंग स्पीड है। बाकी टाइपिंग स्पीड किसी की नहीं है, तो ये एट्रीब्यूट सिर्फ इससे बिलोंग करता है। अगर मैं इसी तरह से अगर आगे जाके दूसरा मैनेजर देखें तो उसका क्या आ रहा है? अगेन मैनेजर है और उसका स्टार्ट डेट है और बोनस है। अब आप डेटा को समझें, इस टेबल को गौर से देखें तो इसके अंदर फ्लॉज हैं कुछ। अगर मैं इस टेबल को ऐसे ही बना दूं डेटाबेस में तो मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों गलत कर रहा हूँ?
कि वो लोग जो मैनेजर नहीं है उनके तमाम में स्टार्ट डेट खाली आएगी, एट्रीब्यूट ज़ाया हो गया, नल 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 आएगा, बोनस भी नल आएगा। वो लोग जिनका मैनेजर नहीं है उनका सेल्स एरिया नल आएगा, टाइपिंग स्पीड उनकी मतलब ये नहीं आएगा। कार अलाउंस देखें सिर्फ 2 डेटा, बाकी सारा खाली है। टाइपिंग स्पीड वाला सिर्फ 1 का आएगा, बाकी सारों का अगर टाइपिंग स्पीड लगाएं, सेल्स मैनेजर को टाइपिंग स्पीड की क्या ज़रूरत है, मार्केटिंग मैनेजर को टाइपिंग स्पीड की क्या ज़रूरत है, तो वो एट्रीब्यूट सबका क्या होगा, नल आएगा। तो मैं अगर एक टेबल बनाऊं तो ये फ्लॉज हैं। इन्हीं फ्लॉज की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल टेबल बनाते हैं और ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं किसका, एनहांस्ड ईआरडी का, कि हम मेन एट्रीब्यूट कहाँ रखें और स्पेशलाइज एट्रीब्यूट कहाँ रखें। अगर ये एट्रीब्यूट रखेंगे तो वहाँ भी तो खाली रहेंगे ना? नहीं, वहाँ पे हम टेबल अलग अलग बनाएंगे। किसका, हम जो सेक्रेटरी है ना उसका टेबल अलग बनाएंगे। तो सेक्रेटरी में क्या आएगा, उसकी आईडी और उसकी टाइपिंग स्पीड, बस, बाकी कोई चीज़ नहीं आएगी, अलग टेबल हो गया। हम मैनेजर्स हैं उनकी रखेंगे स्टार्ट डेट और बोनसेस, अलग टेबल हो गया, कोई खाली नहीं होगी, कोई रिडंडेंसी नहीं आएगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई नल एट्रीब्यूट नहीं आएंगे। और जो सेल्स एरिया उसका अलग टेबल बनाएंगे, उसका क्या रखेंगे, एरिया एंड कार अलाउंस। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हम सबकी अलग रखेंगे एक साथ और इसको सुपर एंटिटी बना देंगे। समझ में आई, ये क्या हो जाएगी, सुपर एंटिटी। और ये एट्रीब्यूट की बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, सब एंटिटी। अब देखें बना दिया, क्लियर है। तो टॉप क्लास में क्या बनाया, स्टाफ, स्टाफ में 4 एट्रीब्यूट डाल दिए। फिर इसकी चाइल्ड क्लास बनाई क्या, मैनेजर, 2 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हैं उसके। फिर सेक्रेटरी, 1 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है, टाइपिंग स्पीड। फिर आपके सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सनल, उनको क्या करेंगे, सेल्स एरिया और कार अलाउंस। क्या मुश्किल है ये, बताओ क्या मुश्किल है, आसान है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस तरह चीज़ों को लेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं इस तरह चीज़ों को लेंगे, आप एक लाइब्रेरी का बना रहे हैं तो बुक के बाद लाएंगे आप उसके सब्जेक्ट के बाद उसकी कैटेगरी करेंगे अकॉर्डिंगली। स्टाफ को कैसे करेंगे, डॉक्टर, एंटिटी क्या बनेगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, डॉक्टर। तो डॉक्टर में ही रखेंगे, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर का नेम, फादर नेम, सैलरी, एमबीबीएस किसी यूनिवर्सिटी से किया, एमबीबीएस तो सबने किया होगा ना डॉक्टर ने, ठीक है, एमबीबीएस किया होगा, डेंटिस्ट होगा, डीबीएस किया होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सब भी ठाणा पवंदो, डायग्राम भी ठाणा पवंदो, टेबल भी ठाणा पवंदो, रिलेशनल अलजेब्रा भी लिखणो पवंदो, क्यूरी भी लिखनी पवंदी, वो भी रिलेशनल अलजेब्रा वाली, पाए, प्रोजेक्ट, सिग्मा, ये दोनों। आपका जो टास्क होता है लैब टास्क, वो छोटा सा कंपोनेंट होता है लैब एग्जाम का, लैब बड़ी होती है, उसको थ्योरी टीचर भी असेस करता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल जो है वो इज अ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की वो टाइप जिसको हम कहते हैं, देखिए डायमंड तो था सिंपल रिलेशन, और ये क्या लाएगा, इज अ। तो हम कहेंगे मैनेजर इज अ स्टाफ, सेक्रेटरी इज अ, और सेल्स पर्सन इज अ, इस तरह से। जैसे आप कहेंगे फैकल्टी इज अ एम्प्लॉय, एडमिन इज अ एम्प्लॉय, BScs स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, वो इज अ स्टूडेंट तो है ना, फिर BScs का बना, पहले तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट बनेगा, फिर स्टूडेंट के बाद क्राइटेरिया डिसाइड होगा कि उसको कौन से डिपार्टमेंट में हम दे रहे हैं, EE में, CS में, किस में। पहले तो अप्लाई करेगा तो वहाँ पे एज अ स्टूडेंट के तौर पे एंटर हो, ठीक हो गया जी। हाँ न बिल्कुल कंसिडर न कंदा सी, ठीक है, सर्किल ना है, ओवल आहे, हाणे तव्हां ग़लति चई रहिया आहियो, सर्किल आहे, ओवल टाइप ना है, ओवल आहे। मां ॿुधायो आहे एट्रीब्यूट खे छा में रखंदासीं, ओवल में रखंदासीं। रेक्टेंगल आहे, इनके स्क्वायर न चइबो, छा आहे रेक्टेंगल आहे,
ठीक है, ये सफाई। अब आते हैं टूवर्ड्स कुछ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स ऑन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। क्विज ले लें।